बायोलॉजी में बिना 340 नंबर लाए आप किसी भी हालत में मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। केवल एक एक्सेप्शन है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं आपको फिर कहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर नीट में कैसा भी आ सकता है, बायोलॉजी का पेपर हमेशा प्रेडिक्टेड आएगा, हमेशा एनसीईआरटी का आएगा। अपनी मेन समस्या क्या है सर? याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन अपने कम है। टेस्ट में टाइम कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि अपने नंबर ऑफ रिवीजन कम है, अपन चीजों को फटाफट रिकॉल नहीं कर पाते। तीसरा, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि अपना रिवीजन जो है वो इफेक्टिव रिवीजन नहीं है। एक नियम रोज बनाने लेना है कि मुझे यहां से डेली 6 घंटे तो मित्र बायोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैं 6 घंटे बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं 5 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज करूंगा। आपको आज सिखा के जाऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है। आप एक न्यूज़पेपर की तरह एनसीईआरटी पढ़ते हो ऐसे, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपी येलो। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और नीट के एग्जाम में आपके सपने की सीढ़ी चढ़ने का जो पहला पथ है उसके बीच में केवल अब 20 से 25 दिनों का समय बचा है। और इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर तुम नीट के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हो, अगर नीट में 600 नंबर लाना चाहते हो, अपना सिलेक्शन पक्का कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोलॉजी में आपको कहीं ना कहीं 340 से ज्यादा नंबर स्कोर करने होंगे। बायोलॉजी में बिना 340 नंबर लाए आप किसी भी हालत में मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। केवल एक एक्सेप्शन है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं आपको फिर कहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर नीट में कैसा भी आ सकता है, बायोलॉजी का पेपर हमेशा प्रेडिक्टेड आएगा, हमेशा एनसीईआरटी का आएगा। वहां 150 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, यहां 340 नंबर लाना बहुत 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 ज्यादा आसान है। पर अभी मेन समस्या मुख्य यह है सर कि हमारा स्कोर 250 से 280 के बीच अटका पड़ा है, यहां से ऊपर नहीं जा रहा। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत टेस्ट दे लिया, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, हमने बहुत रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी रट ली, पर हमारा जो मार्क्स है वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्या करें कि हमारे नंबर यहां से यहां तक पहुंच जाए और नीट में हम 340 से ज्यादा नंबर लाकर अपना सिलेक्शन पक्का कर ले? तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ये यहां से यहां तक स्कोर इंप्रूव करवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। केवल अगले 4 से 5 दिन मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करके देख लो, तुम्हारा स्कोर 280 से लेकर 340 तक कैसे पहुंचाना है वो जिम्मेदारी मेरी। पर अगले 4 से 5 दिन जो मैं कहूंगा वो बहुत माननी होगी। अगर तुमने मान ली, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होने से रोक दे। और ये एक्सपेरिमेंट मैं कई बच्चों पर कर चुका हूं, तभी मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। मैं कोई भी वीडियो जो आपके सामने लेकर आता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं, वो एक्सपेरिमेंट में पहले मेरी मेंटरशिप के बच्चे, मेरे जान पहचान के जो लोग हैं उनके साथ करता हूं, उनको रिजल्ट दिखता है, तब आपके लिए लेकर आता हूं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरी बायोलॉजी का सिलेबस केवल 4 से 5 टाइम, यानी कि 4 से 5 दिन में पूरा सिलेबस आप कैसे इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं बताऊंगा। रिवीजन तो अब तक आप बहुत करते होंगे दोस्त, बट इफेक्टिव रिवीजन कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आपका जो करंट बायोलॉजी स्कोर है वो लगभग 250 के आसपास आ रहा होगा। आपका एम है 340 से 350 नंबर लाना, और इसके बीच में 100 नंबर कम पड़ रहे हैं। ये 100 नंबर 2 कारणों से कम पड़ सकते हैं। पहला, या तो आपके नंबर ऑफ रिवीजन से कम है। दूसरा, नंबर ऑफ रिवीजन तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है, रैपिड रिवीजन नहीं है, मल्टीपल रिवीजन नहीं है। एक चैप्टर आज पढ़ा तो अगला 15 दिनों बाद पढ़ रहे उसको वापस नहीं होगा काम। हर 4-5 दिन में आपको हर चैप्टर को देखना होगा, तभी आपको चीजें याद रह पाएंगी और तभी आप इफेक्टिवनेस से उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अपनी मेन समस्या क्या है सर? याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन अपने कम है। टेस्ट में टाइम कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि अपने नंबर ऑफ रिवीजन कम है, अपन चीजों को फटाफट रिकॉल नहीं कर पाते। तीसरा, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि अपना रिवीजन जो है वो इफेक्टिव रिवीजन नहीं है, हमें एनसीईआरटी की लाइनों का डीप नॉलेज नहीं है, इसलिए हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत होते हैं। और चौथा है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक इज अ मेजर मिस्टेक जो आपसे सिलेक्शन छीन लेगी, ये बात ध्यान रखना। सिली मिस्टेक अगर आपने की तो आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। ये जो बचे हुए 20 से 25 दिन है, इसमें मैं हमेशा यही कहता हूं नीट एस्पायरेंट को, 2 ही चीजों पे ध्यान देना है। पहला, अपना मेंटल पीस, और दूसरा सिली मिस्टेक और छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो आपको वो अवॉइड करना है। बाकी 20-25 दिनों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ लोगे जिससे पूरे साल नहीं पढ़ा। 20-25 दिन में ऐसा कुछ पढ़कर ऐसी लंका नहीं लगा देगा कि उसका 20-25 दिन पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा।
जो पूरे साल भर पढ़ा, जो नॉलेज है वही अब काम लगेगा। केवल ये 20 से 25 दिन जो है आप अपने मेंटल पीस को बनाकर रखिए, आप सिली मिस्टेक को अवॉइड कीजिए, आप फुल कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ 2 से 5 बजे के बीच में मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे मेन चीजें यही है, और मैं यही कहूंगा ये इसलिए होता है क्योंकि आपने इफेक्टिव रिवीजन नहीं कर रखा है। तो आज अपना 2 चीजों पे फोकस रहेगा कि नंबर ऑफ कितने बार कितने टाइम्स अपन रिवीजन कर पा रहे हैं। क्या अपन 4 से 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर इन 20-25 दिनों में 4-5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज अपनी रहेगी कि इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है। मैं प्रॉपर एनसीईआरटी यहां लेके आया हूं, एनसीईआरटी पढ़कर आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले समझिएगा, बायोलॉजी में आपके पास 10 यूनिट है, लगभग 30 के आसपास चैप्टर है। पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, तीसरा सेल वाला, चौथा प्लांट फिजियोलॉजी, पांचवा ह्यूमन फिजियोलॉजी, छठा है रिप्रोडक्शन वाला, फिर है जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, फिर बायोटेक वाला, फिर हेल्थ एंड माइक्रोब्स वाला, और फिर इकोलॉजी वाला। ये आपके पास है। सबसे पहले आपको अपने आखिरी टेस्ट के बायोलॉजी के पेपर को उठाइए, उसको उठाकर एनालिसिस कीजिए कि आपके कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। 2-3 पेपरों को देखेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि जेनेटिक्स से तो मेरा हमेशा सवाल गलत होता है, या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तो मेरा हमेशा सवाल गलत होता है, या फिर प्लांट किंगडम के एग्जांपल से मेरा हमेशा सवाल गलत होता है। तो ये जो चीजें हैं उनको देखिए, और सबसे पहले ये पता लगाइए कि अपने स्ट्रांग टॉपिक कौन से हैं और वीक टॉपिक कौन से हैं। लगभग आपका 60% सिलेबस जो है वो मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा होगा, जहां अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ इजी चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के इजी चैप्टर, सेल डिवीजन वाले इजी चैप्टर, और 40% सिलेबस जैसे कि क्लासिफिकेशन है, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, सेल अपने एनिमल टिश्यू है, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको हमेशा परेशान करते होंगे। तो अपने सिलेबस को सबसे पहले इन 2 भागों में डिवाइड करो। मैं ऐसा मानता हूं कि 30 चैप्टर में से 10 से 12 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे या फिर आपको याद करने में मुश्किल आती होगी, और 18 से 20 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे। इस तरीके से जब आप डिवाइड कर ले तो आपको एक नियम रोज बनाने लेना है कि मुझे यहां से डेली 6 घंटे तो मित्र बायोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैं 6 घंटे बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं 5 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लूंगा। मैं आपको यही कहूंगा, थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखिए, सुबह 6-7 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो वहां से लेकर दोपहर में 12-1 बजे तक का जो भी टाइम है, ये 6 घंटे, वो सुबह 6 घंटे पूरा बायोलॉजी को दीजिए। यहां पर आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये समय आप बायोलॉजी का देंगे, इफेक्टिवली आप बायोलॉजी को रिवाइज कर पाएंगे, बायोलॉजी को याद कर पाएंगे। तो 6 घंटे आपको रोज देने हैं, जिसमें से 3 घंटे जो है उसमें 4 स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो अपने हैं, जो आपने लिस्ट बने उसमें जो 4 स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनको रिवाइज करना है, और जो 3 घंटे बच गए उसमें आपको 2 जो वीक चैप्टर है उनको रिवाइज करना है। इस तरीके से डेली हम 6 चैप्टरों को रिवाइज करेंगे, जिससे हम 5 दिन में, अगर रोज 6 चैप्टर रिवाइज करते हैं तो 5 दिन में पूरी की पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लेंगे। और ये होता है भाई, तुमको सुनने में ऐसा लग रहा नहीं होता है, होगा। एक दिन कल ट्राई करके देखना, मैंने खुद ने करके देखा, कई लोगों पे ऊपर ट्राई करके भी देखा है। फिर सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा समय निकालने की जरूरत नहीं है। रोज आप लंच करते हैं, सोने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, या फिर शाम को वॉक करते हैं, तो आपके पास 1 से 1.5 घंटा ऐसा रहता होगा जो आप ऐसे ही बिताते होंगे, जहां आप बोर होते होंगे। उस 1 से 1.5 घंटे का इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी एक पार्ट सिलेबस टेस्ट, अपना माइनर टेस्ट उठाइए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठाइए, और इस 1-1.5 घंटे के अंदर फटाफट 20-25 क्वेश्चन सबके सभी चैप्टरों के प्रैक्टिस कर दीजिए। इसके अलावा आपको अलग से समय देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने मेरे हिसाब से 5 ब्लॉक ऐसे बना दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। हर ब्लॉक में जितने चैप्टर हैं उनको पहले दिन रिवाइज कीजिए, अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तो ये 5 ब्लॉक मैंने मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस को देखते हुए, चैप्टर के वेटेज को देखते हुए, उसके बाद चैप्टर में कौन कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए मैंने आपके लिए रेडी कर लिया है। जैसे कि लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल और सेल डिवीजन। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहले दिन इन 6 चैप्टरों को रिवाइज कीजिए, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यू, रेस्पिरेशन इन प्लांट, पीजीआर और फोटोसिंथेसिस। सेकंड डे इसको कीजिए, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोशन, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और बायोमोलिक्यूल। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स और इकोलॉजी के 3 चैप्टर। इस तरीके से आप 5 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने कि 5 दिन में पूरी बायोलॉजी कैसे रिवाइज करनी है। बहुत इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। जो चैप्टर आसान हैं उनको फटाफट रिवाइज कीजिए, 30 से 45 मिनट में उनका रिवाइज कीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग है, जो मुश्किल है, जो आपके वीक है, उनको आप ज्यादा समय दीजिए, 1.5-पौना-2 घंटा दीजिए और रिवाइज कीजिए। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव रिवीजन कैसे होता है। तो मेन चीज इफेक्टिव रिवीजन की यही है कि आपका एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है। मैं यहां कुछ पॉइंट आपके पास एनसीईआरटी के लेकर आया हूं। आप एक न्यूज़पेपर की तरह एनसीईआरटी पढ़ते हो ऐसे। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपी येलो, प्लूरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म,
दे जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। ऐसे नहीं पढ़नी है गधे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका समझना। सबसे पहले द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। अब इस लाइन से अपन ने जो पहली लाइन पढ़ी उससे अपन दो चीजें समझे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला बैक्टीरिया दे रखा है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखा है, तीसरा माइकोप्लाज्मा दे रखा है और चौथा पीपीएलओ दे रखा है। पहली चीज अपन समझे कि प्रोकैरियोटिक के 4 एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड चीज अपन समझे कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको एनसीईआरटी के हर लाइन इस तरीके से पढ़नी है कि उस लाइन में क्या चीजें अपन को दी गई है एनसीईआरटी ने और कैसे उसको याद करना है वो देखना है। उसके बाद दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो यहां से अपन को एक और चीज समझ में आई कि जो यूकैरियोटिक सेल है उससे छोटी होती है प्रोकैरियोटिक सेल और मल्टीप्लाई तेजी से करती है। तो आपको हर लाइन के साथ साथ मन में ये सब चीजें समझते हुए खुद को बोलना है और याद करवाना है, तभी आपको एनसीईआरटी की लाइनें याद होंगी। उसके बाद दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ठीक है, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि उनकी जो साइज और शेप होती है वो बहुत वेरी करती है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। तो आपको याद रखनी है बैक्टीरिया की 4 शेप होती है, उन चारों के जो निक नेम होते हैं वो भी आपको साथ में याद रखने। इस तरीके से जब आप याद करेंगे तब आपको एनसीईआरटी की एक लाइन याद होगी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हर लाइन को पढ़ते हुए ये सोचने की कोशिश कीजिए कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि जहां भी आपका देयर फॉर लिखा हुआ आ रहा है एनसीईआरटी में 100% वहां से स्टेटमेंट असर्शन रीजन बनने की संभावनाएं हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब आपको ये लाइन पढ़ते हुए 1 सेकंड के लिए मन में सोचना है, ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे नहीं याद हो पाएंगे आपको लाइनें, नहीं कर पाएंगे आप स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि यहां जो लाइन लिखी है उससे क्या उल्टा पूछ लिया तो मैं गलती कर सकता हूं। जैसे कि इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यहां बोला है कि राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहते हैं। अब आपको ऐसा सोचना होगा कि एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल से अटैच्ड होते हैं और मैं गलत कर सकता हूं, ताकि आप अपनी गलती को यहीं आइडेंटिफाई करें। क्या चेंज हो सकता था, आपको यहां केवल इस एक वर्ड पे फोकस करना है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। पूरी लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है दूसरा देखना, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि दे आर मेड ऑफ 50 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर, इसको केवल हाईलाइट कर लो क्योंकि नैनोमीटर की जगह अगर एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ आ गया, पिकोमीटर लिखा हुआ आ गया, क्योंकि नैनोमीटर पिकोमीटर एक जैसे दिखते हैं। तो अपन को बस ये चीजें ध्यान रखनी है। विच वैन रिप्रेजेंटेड टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको पता है। जहां अपन गलती कर सकते हैं वो दिखना है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म है चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोमिक या फिर पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम किसको कहते हैं, एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकता है कि एक सिंगल राइबोसोम से कहीं mRNA जुड़ना। तो ये सब जो संभावना है वो आपको सोचनी पड़ेंगी, तभी आप इफेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे, तभी आप एक एक लाइन को समझ पाएंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों के गलत करने की संभावना कम होती जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना है, जो मेरे अंदर ज्ञान था जिसको मैंने यूज किया था, वो आज आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।